नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ेंगे कक्षा 8 संस्कृत के लिए प्रयुक्त पुस्तक रुचिरा भाग 3 का अष्टमा पाठ, जिसका नाम है संसार सागर से नायिका। अष्टमा पाठ का अर्थ है 8वां पाठ और संसार सागर से का अर्थ है संसार रूपी सागर के नायिका का अर्थ है नायक। तो थोड़ा सा अपने इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं। आपके चैप्टर में जो बुक में जो इस चैप्टर के बारे में दिया हुआ है कि प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। अनुपम मिश्र जी की एक कृति है आज भी खरे हैं तालाब, और इसी कृति से अर्थात इसी रचना से आपका जो ये चैप्टर है संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो आप समझ ही गए हैं कि संसार सागर का मतलब क्या है। यहाँ पर तालाब के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। के आसन कौन थे, ते वे अज्ञात नाम आनह, अज्ञात नाम वाले। यहीं से आपका चैप्टर शुरू है। के बहुवचन में है। कौन बहुत सारे लोगों के लिए पूछा जा रहा है। कौन थे वे अज्ञात नाम आना, अज्ञात नाम वाले। ज्ञात का अर्थ होता है जानना, उपसर्ग लगा के अज्ञात का अर्थ है ना जानना। तो जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, हिंदी अनुवाद हम देखते हुए चलेंगे। ते वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। तो आगे चलते हैं। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः सैकड़ों, हजारों। शतशः का अर्थ होता है सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तडागाः तालाब, सहसैव सहसा प्लस एव, एव का अर्थ होता है ही, सहसा अचानक, तो अचानक ही, शून्यात् शून्य से, अर्थात जिनका कोई पहले अस्तित्व नहीं था, शून्य थे, शून्य से न प्रकटीभूता नहीं प्रकट हुए। अर्थात जो सैकड़ों तालाबों हजारों तालाब ये हमको दिखाई देते हैं, बावड़ी आदि दिखाई देती हैं, ये शून्य से स्वयं से तो अपने आप से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागाः, इमे ये ही, एव का अर्थ है ही, तो यही तडागा तालाब, अत्र यहाँ, संसार सागराः इति, संसार सागर ऐसा कहा गया है। अर्थात इन्हीं तालाबों को हम यहाँ पर संसार सागर कह रहे हैं। एतेषां इन सभी के आयोजन से, आयोजन के, नेपथ्ये पीछे, नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे, तो यहाँ हम अर्थ लगाएंगे एतेषां आयोजन से, इन सभी के आयोजन के, नेपथ्ये पीछे, निर्मापयित्रीणाम बनवाने वालों की, निर्मापयित्रीणाम मतलब बनवाने वाले, जो बनवाने वाले थे तालाब आदि, बनवाने वालों की एककम इकाई, निर्मातृणाम च, और बनाने वालों की दशकम आसीत, दहाई थी। अर्थात जो बनवाने वाले थे थोड़ी कम संख्या में थे, इकाई 1 से 9 तक होती है, तो इकाई थी अर्थात थोड़ी कम संख्या में, एक कम इकाई थी, और जो बनाने वाले थे वो उनकी दहाई थी, अर्थात वो 10 से ज़्यादा, 20, 100 तक, ऐसा 99 तक दहाई होती है। तो दशकम आसी, दहाई थी, अर्थात जो बनाने और बनवाने वाले थे वो इकाई और दहाई की संख्या में थे। तो एतत् एककम दशकम च, और एतत् और यही, एककम इकाई, च और दशकम दहाई, आहत्य मिलकर के या आकर के, शतकम सहस्रम व सैकड़ों अथवा हजारों, रचयता इसमें बनाते थे। क्या बनाते थे? तालाब आदि। तो यही जो इकाई और दहाई थी बनाने और बनवाने वालों की, यही मिलकर के शतकम सहस्रम, सैकड़ों और हजारों बनाते थे। रचयिता इसमें का मतलब बनाते थे। परम लेकिन, विगतेषु बीते हुए, 200 वर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन पद्धति के द्वारा, समाजेन समाज ने, यत किंचित जो कुछ भी, पठितम पढ़ा। बीते हुए 200 वर्षों में नूतन पद्धति के आधार पर समाजेन समाज के द्वारा, यत किंचित जो कुछ भी,
पठितम पढ़ा गया, और पठितेन तेन समाजेन पढ़े हुए उस समाज के द्वारा एककम दशकम इकाई दहाई सहस्त्रकंच च का अर्थ है और सहस्त्रकंच हजार को इति एतानि इन सभी को शून्य एव शून्य में ही परिवर्तित कर दिया। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सैकड़ों व हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। ये तालाब ही यहाँ संसार सागर हैं। इनके आयोजन के पर्दे के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। यह इकाई व दहाई मिलकर अर्थात गुणित होकर के 100 तथा 1000 की रचना करते थे। परंतु बीते हुए 200 वर्षों में नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो कुछ भी पढ़ा, उस पठित समाज ने इकाई दहाई और 1000 को शून्य में ही बदल दिया है। अस्य नूतन समाजस्य इस नूतन समाज के नए समाज के मनसी मन में इयमपि यह भी जिज्ञासा अर्थात उत्कंठा नैव उद्भूता अर्थात जानने की इच्छा नैव उद्भूता नहीं उद्भूत हुई नहीं उत्पन्न हुई यद जो अस्मात् पूर्वम जो नहीं उत्पन्न हुई जो कि अस्मात् पूर्वम हम इससे पहले एतावतः इस तरह के तडागान तालाब को के रचयन्ति स्म कौन बनाते रहे हैं या कौन बनाते थे, ऐसा इसका अर्थ होगा। फिर से एक बार देखिए। इस नूतन समाज के मन में इयमपि यह भी जिज्ञासा नैव उद्भूता नहीं उत्पन्न होती कि इससे पहले एतावतः इस तरह के तालाब को कौन रचते थे कौन बनाते थे। एतादृशानि कार्याणि इस तरह के कार्य कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि एतादृशानि मतलब इस तरह के कार्याणि कार्य को कर्तुम करने के लिए ज्ञानस्य ज्ञान की जो नूतन मतलब नई प्रविधि अर्थात विधि विकसित है तेन प्रविधिना अपि उस प्रविधि ने उस विधि ने भी अपि का अर्थ है भी पूर्व में संपादितम पूर्व में संपादित अर्थात पूरा किया हुआ एतत् कार्यम इस कार्य को मापयितुम मापने के लिए न केनापि प्रयतितम किसी ने भी प्रयास नहीं किया। केनापि मतलब किसी ने भी, ना मतलब नहीं, प्रयतितम प्रयास नहीं किया। अर्थात जो विधि नई विधि आजकल प्रचलित है उस विधि ने भी पूर्व में संपादित इस कार्य को मापने के लिए प्रयास नहीं किया। अद्य ये आज जो अज्ञात नाम वाले वर्तन्ते हैं आज जो अज्ञात नाम वाले हैं पुरा पहले बहुत प्राचीन काल में ते वे बहुप्रथिता आसन बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे अशेषे ही देशे अशेष शेष का अर्थ होता है बचना बचा हुआ और अशेष का अर्थ होता है जो जहाँ बचा नहीं है कुछ भी अर्थात संपूर्ण। इसका अर्थ हो गया क्या संपूर्ण। तो संपूर्ण ही निश्चित अर्थ में लगाया जाता है। तो निश्चित ही संपूर्ण देश में तडागाह तालाब निर्मीयन्ते ये निर्मीयन्ते है निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि निर्माण करने वाले भी अशेषे देशे संपूर्ण देश में निवसन्ति स्म निवास करते थे। हिंदी अनुवाद देखिए। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी नहीं उत्पन्न हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई उस विधि के द्वारा भी पहले बनाए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। आज जो अज्ञात नाम हैं पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। उन्हें बनाने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः गजधर इति यह सुंदर शब्द है। तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम तालाब निर्माण करने वाले के
सादर अर्थात सम्मानपूर्वक स्मरण के लिए। अर्थात जो गजधर इति ऐसा सुंदर शब्द है, ये क्या है कि जो तालाब निर्माण करने वाले हैं उनके आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक स्मरण के लिए। फिर से एक बार देखिए कि जो गजधर सुंदर शब्द है ये तालाब निर्माण करने वालों के सादर सम्मान के लिए स्मरण करने के लिए है। राजस्थान के केषुचिद कुछ भागेषु भागों में शब्दोऽयं यह शब्द अद्यापि आज भी प्रचलित है। यहाँ पे दो शब्द हैं, शब्द धन अयम। अयम का अर्थ होता है यह, तो यह शब्द ऐसा अर्थ इसका है, तो आज भी प्रचलित है। फिर पूछा जा रहा है इसके बारे में, हो रहा है गजधर के बारे में। तो पूछा जा रहा है कि कह गजधरः, कह गजधरः, गजधर कौन है। अब फिर बता रहा है लेखक कि यह गज परिमाणम धारयति, जो गज परिमाण धारण करता है, स गजधरः, वह गजधर है। अब गज परिमाणम एव, ये एवं नहीं है, एव है, एव मापन कार्य उपयुज्यते, जो गज परिमाण है वो क्या होता है, मापन कार्य में उपयुज्यते उपयोग किया जाता है। समाज में त्रिहस्त तीन हाथ की, परिमाणात्मिकी तीन हाथ की परिमाण वाली, लौह्यष्टिम लोहे की छड़ी को, हस्ते हाथ में, गृहीत्वा ग्रहण करके या लेकर के, चलंता चलने वाले या चलते हुए, गजधराः गजधर, इदानीम इस समय, इदानीम इस समय, शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति, जो गजधर हैं इस समय शिल्पी के रूप में नैव नहीं, समादृता सम्मानित हैं। अर्थात जो तीन हाथ की लोहे की छड़ लेकर चलने वाले गजधर थे वो इस समय शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं हैं। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत्, गजधर जो समाज की गहराई नापता है, इत्यस्मिन् रूपे परिचिता, इस रूप में परिचित है। अर्थात अब गजधर को शिल्पी के रूप में नहीं सम्मानित किया जाता है, अब गजधर को जो समाज की गहराई नापने के जो मापन कार्य कर रहे हैं उसी रूप में गजधर परिचित हैं। हिंदी अनुवाद देखिए। गजधर यह सुंदर शब्द तालाबों को बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी चलता है। यह गजधर कौन है, जो गज 3 फुट के माप को धारण करता है वह गजधर है। मापन कार्य में गज का ही माप ही उपयोग किया जाता है। समाज में 3 हाथ के माप वाली लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर अब शिल्पी के रूप में आदर नहीं पाते हैं, जो समाज की गहराई को मापे इसी रूप में जाने जाते हैं। अब गजधरा वास्तुकारा आसन, गजधर वास्तुकार थे। वास्तुकार आप जानते ही हैं, जो भवन निर्माण आदि का विशेष कार्य करते हैं उनको वास्तुकार कहते हैं। तो कामम ग्रामीण समाजो, कामम चाहे ग्रामीण समाज हो, भवतु हो, भले ही या चाहे ग्रामीण समाज हो, नागर समाजो वा अथवा शहरी समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य, उनके नवनिर्माण के नए कोई भी नई चीज़ बन रही हो, सुरक्षा प्रबंधनस्य च, और सुरक्षा प्रबंधन के का जो दायित्व गजधराः निभालयन्ति स्म, गजधर ही निभाते थे। तो चाहे ग्रामीण समाज हो या नगर समाज हो, उसके नए निर्माण के लिए और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर निभाते थे। अब नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, नगर नियोजन से लेकर के छोटे, जो लघु का अर्थ होता है छोटा, लघु निर्माण पर्यंतम छोटे निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, एतेष्वेव, एतेषु प्लस एव, एतेषु मतलब ये ही, एव मतलब ही, तो एतेषु एव ये ही, आधृतानि आसन इन्हीं पर जो है आधारित था। नगर नियोजन से लेकर के छोटे छोटे
निर्माण के सभी कार्य एतेषु इन्हीं पर ही आधारितानि आसन आधारित था। ते योजनां प्रस्तुवन्ति। अब ते जो कहा जा रहा है किसके लिए कहा जा रहा है? गजधर के लिए। तो ते वे योजनां प्रस्तुवन्ति योजना प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम् आकलयन्ति भावी व्यय आकलित करते थे, अर्थात जो आगे खर्च आने वाला है उसको बताते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म और जो साधन सामग्री लगती थी उसका संग्रहण करते थे, इकट्ठा करते थे। हिंदी अनुवाद देखिए। गजधर नव निर्माण करने वाले होते थे, भले ही ग्रामीण समाज हो अथवा नगरीय समाज हो, उसके नव निर्माण का और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर निभाते थे। नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण कार्य तक सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। वे योजना को प्रस्तुत करते थे, भावी व्यय का अनुमान करते थे तथा साधन सामग्री का संग्रह करते थे। प्रतिदाने बदले में ते वे न तद याचनते न वह मांगते थे, अर्थात वह चीज़ नहीं मांगते थे। यद दातुम जिसे देने में तेषां स्वामिनः उनके स्वामी असमर्था भवेयुः असमर्थ हों, अर्थात बदले में वो ऐसा कुछ भी नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी उनको ना दे सकें। कार्य समाप्ति पर वेतनानि अतिरिक्त वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः गजधरों को सम्मानम अपि सम्मान भी प्रदीयते स्म दिया जाता था। नमः नमस्कार है एतादृशेभ्यः इस तरह के शिल्पीभ्यः शिल्पियों को, अर्थात इस तरह के जो शिल्पी थे उनको नमस्कार है। हिंदी अनुवाद। बदले में वे वह नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी न दे सकें। कार्य की समाप्ति पर वेतन से अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था। ऐसे शिल्पियों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका हिंदी अनुवाद पूर्ण हो गया है। अब आ गया है अभ्यास कार्य, और अभ्यास कार्य हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभ्यास में क्या है? एक पदेन उत्तरत। प्रश्न नंबर 1 है एक पदेन उत्तरत। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्दः प्रयुज्यते। अब किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयोग होता है? तो ये आप पढ़ चुके हैं राजस्थान के, तो हम क्या लिख देंगे? उत्तरम अपना राजस्थानस्य। इस तरह गज परिमाणम कः धारयति। गज परिमाण कौन धारण करता है? कौन धारण करता है? गजधरा। तो गजधरा यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ आपको एक पद में ही उत्तर देना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। अब गा नंबर है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधर को क्या दिया जाता था? अब उत्तर है सम्मानम। के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। कौन शिल्पी के रूप में समादृता सम्मानित नहीं होते हैं? तो कौन नहीं होते थे? अब कौन नहीं होते हैं? गजधरा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। का नंबर का प्रश्न है तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। इन सभी प्रश्नों को आपको डिटेल से लिखना है, पूरे वाक्य में लिखना है। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तालाब कहाँ निर्मित होते थे? तो उत्तर क्या आपका रहेगा? उत्तरम। हम संस्कृत में लिखते हैं तो उत्तरम ही लिखते हैं। तो उत्तरम क्या हो जाएगा आपका? तडागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। तालाब संपूर्ण देश में निर्माण किए जाते थे। अब गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता। गजधर किस रूप में परिचित हैं? तो आंसर क्या है? गजधरा समाजस्य गांभीर्यस्य मापकाः इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः। जो गजधर हैं वो समाज की गहराई नापने के रूप में परिचित हैं। गजधरा किम कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे? तो क्या करते थे? गजधरा न निर्माणस्य योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म। अर्थात गजधर नए निर्माण की योजना प्रस्तुत करते थे, भावी व्यय का आकलन करते थे, उपकरण भार का संग्रहण करते थे। अब क्वेश्चन घ है के सम्माननीयाः।
कौन सम्माननीय है? तो गजधराः सम्माननीयाः। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करना है आपको। का नंबर में है सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर निभाते थे। प्यारे बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। लिखा हुआ है, अब जो ये रेखांकित पद हैं इन्हीं को आधार मानना है। तो लिखा है कि सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि किसका दायित्व। तो अब यहाँ पे हम किसका लिखने के लिए क्या लिख देंगे? कस्य। तो इसकी जगह पर प्रश्न बन जाएगा किसका, क्या दायित्व या किसका दायित्व गजधर निभाते थे। अब प्रश्न आपको पूरा लिखना है, कंप्लीट लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है, तभी जाके आपका प्रश्न पूरा होता है। इसी तरह अब दूसरा देखिए, तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। उनके स्वामी असमर्थ हैं। अब उनके स्वामी असमर्थ हैं तो क्वेश्चन बनेगा किनके स्वामी। तो तेषां की जगह क्या हो जाएगा? केषां। और पूरा क्वेश्चन आप ऐसे ही लिख देंगे, केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। किसके स्वामी असमर्थ हैं। तो ये दोनों तो बहुत इजी हैं, इनको आप तुरंत देख के लग रहा है कि किम शब्द रूप का, जैसे तेषां है वैसे केषां लगा दीजिए, आप प्रबंधनस्य है कस्य लगा दीजिए। लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसा भी रहता है कि आपको शब्द देख के पता नहीं चलता है, उसके लिए आपको रूप याद होना बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम धीरे धीरे अपना ध्यान से समझेंगे। कार्य समाप्तौ, कार्य के समाप्ति पर वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते थे। तो कार्य समाप्ति तो ऐसे ही रहेगा, कार्य समाप्तौ। अब वेतनान की, वेतन के अतिरिक्त क्वेश्चन बनेगा किसके अतिरिक्त। तो क्योंकि वेतनानि ये नपुंसक लिंग शब्द है, बहुवचन में है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? कानि। किम के कानि, किम के कानि रूप चलता है, तो वेतनानि की जगह क्या हो जाएगा? कानि। और यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य, किसके अतिरिक्त सम्मान अपि प्राप्नुवन्ति। अब गजधरः, गजधर सुंदरः शब्दः अस्ति, गजधर सुंदर शब्द है। तो गजधरः की जगह तो आप जानते ही हैं, कोई पुल्लिंग हो, एक हो तो उसको कह लगाते हैं। क्वेश्चन क्या लगाते हैं? कह। तो कह हो जाएगा, कह सुंदरः शब्दः अस्ति, कौन सुंदर शब्द है या क्या सुंदर शब्द है, ऐसा अर्थ भी हम लगा सकते हैं। अब तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते, तालाब को संसार सागर कहते हैं। अब तडागाः है यहाँ पर, तो हमको क्या क्वेश्चन बनाना पड़ेगा? अब इसकी तरह कह नहीं कर देंगे क्योंकि ये बहुवचन है। तो कह कौ के होता है रूप, के होता है बहुवचन, तो आपको रूप क्या लगाएंगे? के। तो यहाँ पे आप लिख देंगे के संसार सागराः कथ्यन्ते। अब अगर ये गजधर भी आपका यहाँ पे एक लाइन होती, गजधराः लिखा होता, तो इसकी जगह पर कह की जगह भी क्या हो जाता? के, क्योंकि ये एक वचन में है यहाँ पर इसलिए कह। अगर बहुवचन में होता तो क्या लगता? के। इसीलिए तडागाः जो है बहुवचन में है इसलिए क्या रूप लगा? के। तो आपको कभी भी यहाँ पे कह आप नहीं लिख सकते। के संसार सागराः कथ्यन्ते, कौन संसार सागर कहे जाते हैं। तो यही छोटी छोटी सी बातें जो आपको रूप याद कर लेना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधि विच्छेदं कुरु। अधोलिखितेषु मतलब नीचे लिखे हुए हैं, यथापेक्षित जैसा अपेक्षित है, अर्थात जैसा चाहिए, या तो संधि करना है या तो आपको विच्छेद करना है। संधि का मतलब जोड़ना, विच्छेद का मतलब अलग अलग करना। तो अद्य प्लस अपि क्या हो जाएगा? अद्यापि। और स्मरणार्थम है तो इसको अलग अलग हम कैसे लिखेंगे? स्मरण धन अर्थम। इति धन अस्मिन है तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा? इत्यस्मिन। एतेष्वेव में एतेषु प्लस एव है तो इसे जुड़ करके क्या हो जाएगा?
सॉरी विच्छेद होकर के हो जाएगा एतेषु प्लस एव। अब ये अलग अलग है तो इसको संधि करेंगे, सहसा प्लस एव क्या बनेगा, सहसैव। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। तो मंजूषातः, ये जो मंजूषातः है आपका, इसमें से समुचित पदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब क्या करना है, का नंबर में है छात्राः पुस्तकानि। अब छात्र जो है पुस्तकें लेकर के ही विद्यालय जाएंगे, विद्यालयम गच्छन्ति, तो क्या हो जाएगा, गृहीत्वा। गृहीत्वा, ये री की मात्रा है बच्चों, इसको क्या पढ़ते हैं, गृहीत्वा। री की तरह ही बोला जाता है, गृहीत्वा। गृहीत्वा छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति। अब मालाकाराः पुष्पैः, जो मालाकारा हैं जिनको माली कहते हैं, माली को लोग क्या करते हैं, पुष्पैः फूलों के द्वारा मालाः रचयन्ति। तो रचयन्ति यहाँ भर देंगे, ये रचयन्ति वाला यहाँ भर गया। अब मम मनसि एका, क्या होगा, जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, वर्तते का मतलब है, तो जिज्ञासा भर देंगे यहाँ पे। रमेशा मित्रैः, मित्र के साथ विद्यालयम गच्छति, तो साथ को क्या भरेंगे, सह। रमेश मित्र के साथ विद्यालय जाता है। अब अचानक, यहाँ पे क्या है, बालिका तत्र आहसत, यहाँ पे क्या बच गया है, सहसा, तो सहसा को हम यहाँ भर देंगे, सहसा बालिका तत्र आहसत, अचानक से बालिका वहाँ हंसने लगी। तो आगे चलते हैं 6 नंबर पे, पद निर्माणम कुरुत। पद का निर्माण करना है आपको, तो कैसे, पद का मतलब शब्द बनाने हैं आपको, तो क्या बनाना है, देखिए धातु इधर दी हुई है, इधर दी हुई हैं धातुएं, ठीक है, ये धातुएं हैं और ये प्रत्यय हैं। तो धातु और प्रत्यय मिला के नए शब्द बनाने से उनका अर्थ बदल जाता है। अब एक दिया हुआ है यथा, यथा क्री प्लस क्या है, तुमुन, तो क्री और तुमुन बन गया क्या, करतुम। ये चतुर्थी विभक्ति में इसका अर्थ होता है करतुम, करने के लिए। ह्री, ह्री और तुमुन, हरतुम, हरने के लिए। त्रिधन तुमुन तरतुम, तो इस तरह से रूप बनेगा, ह्री धन तुमुन क्या हो जाएगा, हरतुम, त्रिधन तुमुन तरतुम। अब यथा, जैसे एक और दिया हुआ है नम धन कत्वा, ये दूसरा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय और ये तुमुन प्रत्यय। तो नम धन कत्वा, नत्वा अर्थात नमस्कार करके। फिर गम धन कत्वा क्या हो जाएगा, गत्वा, और त्यज धन कत्वा त्यक्त्वा, भुज धन कत्वा क्या हो जाएगा, भुक्त्वा। तो इसी तरह से त्यक्त्वा और भुक्त्वा भी यहाँ पर बन गया। तो प्यारे बच्चों, ये आपको देखना है, कत्वा प्रत्यय लगा करके मतलब कि क्रिया हो चुकी है, और तुमुन प्रत्यय का अर्थ है के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देना, कत्वा लग गया तो मतलब क्रिया हो चुकी है जा कर के, और तुमुन है तो तरने के लिए, हरने के लिए, ऐसा अर्थ इसका हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। उपसर्ग धातु प्रत्यय पदम, यहाँ पर क्या है, उपसर्ग भी जुड़ गया है, धातु तो थी ही पहले और प्रत्यय भी अलग से जुड़ गया है। तो अब उपसर्ग और धातु के साथ दो चीज़ें जोड़ रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो जैसे यथा एक दिया हुआ है, उपगम और ल्यप मिल करके क्या हो गया, उपगम्य। ऐसे ही सम, पूज और ल्यप मिल करके क्या हो गया, संपूज्य। आ नी ल्यप मिल करके क्या हो गया, आनीय। और प्र द ल्यप मिल करके क्या हो गया, प्रदाय। तो आगे चलते हैं। अब आ गया है आपका प्रश्न नंबर 7, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। तो कोष्ठकेषु, कोष्ठक में, ये जो कोष्ठक में आपके दिए हुए हैं शब्द, दत्तेषु दिए गए, शब्देषु शब्दों में, समुचितां विभक्ति समुचित विभक्ति, योजयित्वा लगा करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ से का से लेके गा तक की ये द्वितीय विभक्ति का है। ये एक विशेष नियम के अनुसार यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लग रही है। नियम यह है कि जब भी परितः, उभयतः, सर्वतः या धिक शब्द आए तो इसमें आने जो इससे संबंधित जो शब्द हैं
जैसे विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर, तो जिसके चारों ओर ये बात हो रही है उसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। इसको कहते हैं उपपद विभक्ति। ये कारक के हिसाब से नहीं लग रहा है, ये एक विशेष नियम के रूप में लग रहा है, क्योंकि परितः शब्द कहीं भी आएगा तो उसमें जो है उससे पहले जिसके चारों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो जिसमें भी चारों ओर कहें, जिसके चारों ओर, उसमें क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो ये का से लेके गा तक द्वितीय विभक्ति है, तो ये सभी में क्या है, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। यथा का मतलब होता है जैसे, एक आपको करके दे भी दिया गया है कि विद्यालय था कोष्ठक में, और यहाँ पे क्या बनाया गया, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। और अब आगे का नंबर में देखिए, ग्राम है, तो ग्राम में भी द्वितीय विभक्ति लग के क्या बन जाएगा आपका, ग्रामम उभयतः ग्रामा सन्ति। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यहाँ देखिए ग्रामम लिखने के लिए इस पर बिंदी नहीं लगाई गई, बल्कि माँ लिख के हलंत लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इसके बाद स्वर आ रहा है। तो जब भी इसके डायरेक्ट बाद स्वर आएगा तो हम अनुस्वार न लगा के पूरा माँ लिख के हलंत लगाएंगे। बात दोनों एक ही है, इसको भी ग्रामम ही पढ़ेंगे, इसको भी विद्यालयम ही पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पूरा सेंटेंस हो गया, ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। ग्रामम गांव के, उभयतः दोनों ओर, ग्रामाः सन्ति गांव हैं। अब इसी तरह सर्वतः, सर्वतः मतलब सब ओर, सभी जगह। नगर जो है, नगर में, अब यहाँ नगर की जगह क्या भरा जाएगा, नगरम। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। अब यहाँ देखिए ये भी नगरम है, लेकिन माँ लिख के हलंत नहीं लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ये व्यंजन से शुरुआत हो रही है। तो नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, नगर के सब ओर अट्टालिकाएँ हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। चलिए आगे देखिए, गा नंबर में धिक। धिक का मतलब होता है धिक्कार है। का पुरुष, का पुरुष मतलब कायर पुरुष को, तो कायर पुरुष की जगह क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी इसमें, और हो जाएगा का पुरुषम। का पुरुष को, कायर पुरुष को धिक्कार है। अब इसी तरह देखिए, अब इस का से गा तक में यहाँ पे तृतीया विभक्ति लग रही है। ये भी एक विशेष नियम के तहत लग रही है, क्योंकि नियम यह है कि जो ये सह शब्द है, सह शब्द, सह, अगर सह किसी के साथ जाने की अगर बात हो रही है, तो जिसके साथ जाया जा रहा है उसमें क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति लग जाएगी। तो देखिए बालकाः, अब बालिका है तो बालिका, बालिका की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बालिकाओं की यहाँ बात हो रही, तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा, बालिकाभिः। बालका बालिकाभिः सह पठन्ति। बालक जो हैं वो बालिकाओं के साथ पढ़ रहे हैं। बालक की जगह आप लड़के भी कह सकते हैं, बहुत सारे जो लड़के हैं वो लड़कियों के साथ पढ़ रहे हैं। इसी तरह यहाँ यथा में दिया हुआ था, मृगाः मृगैः सह धावन्ति। यथा का मतलब है जैसे, ये पूरा करके आपको दिया हुआ था कि मृग जो है वो मृगों के साथ धावन्ति, दौड़ रहे हैं। अब देखिए खा नंबर में पुत्र। अब यहाँ पितृ शब्द है, पितृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, पित्रा। तो यहाँ हम भर देंगे पित्रा। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति। पुत्र पिता के साथ, आपणम मतलब बाजार, गच्छति जाता है। इसी तरह मातृ शब्द है, यहाँ पे मातृ को तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या लिखेंगे, मात्रा, मतलब माता के साथ, सह का अर्थ है साथ। तो शिशु, जो शिशु है वो माता के साथ क्रीडति, खेल रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पसंद आया हो, उम्मीद करती हूँ आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।